ठीक है, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व का भूगोल। और उसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है, विश्व भूगोल एक परिचय। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जो आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। ठीक है, भले ही एक चैप्टर है तो कई बार क्या होता है, एक चैप्टर से ही 4-5 क्वेश्चन क्या होते हैं, मिल जाते हैं कंपटीशन में। तो स्टार्ट करते हैं भूगोल। इसको बड़ा कर दीजिए। भूगोल ग्रीक शब्द जियो और ग्राफियन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफियन का मतलब होता है वर्णन यानी व्याख्या, अर्थात पृथ्वी की व्याख्या करना होता है। किसका मतलब? ज्योग्राफी का मतलब, है ना। फ्रीमैन तथा रॉब के अनुसार पृथ्वी तथा उस पर दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातों तथा तथ्यों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। भूगोल की जो एक डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? फ्रीमैन और रॉप ने दी है। उन्होंने कहा पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाली या दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातों तथा तथ्यों का वर्णन करना और उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में क्या है? भूगोल है। भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कभी, या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। लेकिन अगर पूछा कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तब अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नाम सुना है? जब मैं पेरुवियन करंट बता रहा था, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एक देश है पेरू, वेस्ट में एक कंट्री है पेरू। पेरू से 180 किलोमीटर दूर, पेरू के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में एक ओशनिक करंट चलती है जो कि कोल्ड करंट है, जिसको पेरू की ठंडी धारा बोलते हैं। उसका नाम एक महान ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर रखा हुआ है ना। उसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। आईएएस का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, आधुनिक भूगोल के पिता कौन हो गए? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और भूगोल के पिता कौन हो गए? इरेटोस्थनीज। समझ में आ गया? इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर इरेटोस्थनीज। आगे बढ़िए भाई। 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, जिसकी 2 विचारधाराएं थी, यथा नंबर 1 संभावनावाद, नंबर 2 नियतिवाद। नंबर 1 संभावनावाद, नंबर 2 नियतिवाद। संभावनावाद क्या बोलता था? संभावनावाद बोलता था कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। संभावनावाद के जो ज्योग्राफर थे उनका मानना यह था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से ऊपर है। क्या है? प्रकृति से ऊपर है। तो आप लोगों को लगता है कि प्रकृति से ऊपर है? पक्का? डैम बना दिया हमने, नदी को रोक दिया, प्रकृति से ऊपर नहीं है? हाँ, प्रकृति फिर। और नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता सीमित है। इन्होंने माना प्रकृति से नीचे। नियतिवाद वालों ने क्या माना भाई? ये जो विचारधाराएं होती है ना, इन्हीं विचारधाराओं को सुनकर क्या होते हैं, लोग बड़े बड़े जहाज बनाते हैं और निकल पड़ते हैं नई दुनिया की खोज में। वो जो वहां के लोग थे, कहाँ के? यूरोप के लोग थे। उन्होंने क्या किया? इस तरह की विचारधाराएं आई तो उन्होंने कहा कि हम तो प्रकृति से ऊपर है, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी ऐसा, है ना। समुद्री तूफानों से जूझते हुए, चूहे खाकर, जब अनाज खत्म हो गया जहाजों में तो तब क्या खाए गए? चूहे खाए गए, है ना। नई दुनियाओं की खोज की, बहुत कुछ किया। कुछ का तो ये भी मानना है कि साथ वालों को खाया, है ना। चलो जी आगे, भूगोल की शाखाएं आगे पढ़िए। बहुत पहले क्वेश्चन बना, पहले बता देता हूँ। भूगोल की शाखाएं। वर्तमान समय में भूगोल को अनेक प्रकार में विभाजित एवं उपविभाजित करने का प्रयास किया गया। परंपरा के आधार पर भूगोल की प्रधान शाखाएं अधोलिखित हैं, यथा भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल को भी कई उपशाखाओं में विभक्त किया गया है, जैसे भूगणितीय भूगोल, स्थलाकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, है ना, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, नृवंश भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल। ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेना आप, सब मिल जाएगा आपको कि क्या क्या बोलते हैं। जैसे भूगणितीय भूगोल है, स्थलाकृतिक भूगोल है, जलवायु, ये सब आएंगे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में, आगे जब डिटेल पढ़ेंगे हम।
ठीक है, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। ऐसी मानव भूगोल की उपशाखाएं निम्नलिखित हैं: सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, आवासीय भूगोल। ये मानव भूगोल में पढ़ते हैं हम। संस्कृति किसकी होती है? मनुष्य की होती है। राजनीति कौन करता है? मनुष्य करता है। आर्थिकी किसकी होती है? मनुष्य की होती है। जंगलों की थोड़े आर्थिकी होती है। जनसंख्या किसकी होती है? मनुष्य और पशुओं की होती है। प्रादेशिक भूगोल और आवासीय भूगोल, आवास किसके होते हैं? आगे अभी जब इंपॉर्टेंट होना शुरू होगा मैं बता दूंगा आपको। प्राचीन काल से भूगोल की विषय वस्तु को शीर्षकों में बांटकर उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता रहा है। बाद में बड़े क्षेत्रों को उनकी विशेषताओं और एकरूपता के आधार पर प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया जाने लगा। आधुनिक काल में मात्रात्मक विश्लेषणों और पर्यावरण की समस्याओं को भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार भूगोल विषय का अध्ययन अग्र अप्रोच के अंतर्गत किया जा सकता है। अब इसमें ना पहले क्या करो कि देखो, अगर हम ऐसे थ्योरी पढ़ने लगे तो परेशान हो जाओगे आप। पहले बॉक्स बताओ मुझे, बॉक्स से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भूगोल का जनक कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं? इराटोस्थेनीज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इराटोस्थेनीज को। आधुनिक भूगोल का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। मानव भूगोल के पिता कौन है? ह्यूमन ज्योग्राफी के पापा कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। आराम कुर्सी वाला भूगोल वेता की उपमा किसे प्रदान की गई है? कार्ल रिटर। किसको? आराम कुर्सी वाला। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी, कहीं आप सोचो, हल्के में ले लो इसको। आराम कुर्सी वाला भूगोल वेता की उपमा किसे प्रदान की गई? कार्ल रिटर को। एंथ्रोपोज्योग्राफी किसकी कृति है? ये किताब किसने लिखी? फ्रेडरिक रेडजेल ने, जो कि मानव भूगोल के पिता हैं। उन्होंने ही एंथ्रोपोज्योग्राफी लिखी, नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। नवनिश्चयवाद क्या है? या इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है, रुको और जाओ सिद्धांत कहां पर दिखता है हमें? नवनिश्चयवाद में। किसमें दिखता है? नवनिश्चयवाद में, जिसमें प्रकृति का ट्रैफिक, चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस की तरह का मानव पर नियंत्रण रहता है। इसके प्रणेता कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद के प्रणेता कौन थे? आंसर ग्रिफिथ टेलर। मैच करने के लिए आ सकता है कभी, ग्रिफिथ टेलर। इलियड और ओडिसी किसकी रचना है? यूनानी विद्वान थे एक होमर। इलियड और ओडिसी, ठीक है, एपिक बोला जाता है इनको, इलियड और ओडिसी को। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? आंसर एनेक्सिमेंडर ने। सबसे पहले जो मानचित्र आपको ये दिख रहा है, जो दीवारों पर लगे हैं, ये सबसे पहले किसने बनाए? एनेक्सिमेंडर ने। लेकिन अगर बोलेगा ग्लोब किसने बनाया, तो मार्टिन बेहम ने। ग्लोब किसने बनाया सबसे पहले? मार्टिन बेहम ने। और मानचित्र मतलब क्या बोलते हैं आप मानचित्र को? मैप किसने बनाया? आंसर एनेक्सिमेंडर ने बनाया। क्लियर हो गया? और दिखाइए भाई आगे। आपके काम का बताऊंगा मैं खाली, इसको आओ आओ आओ, ध्यान दें भाई। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इराटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी कौन? अरे भाई मेन तो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे। अब तो फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़ोगे उसके पापा कौन है? पॉलिडोनियस। कौन है? पॉलिडोनियस। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ शावर। दरअसल होता क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ, प्री में तो काम आता ही है, मेंस में तो मुझे नहीं लगता, मेंस में नहीं आते इस तरह के, प्री में काम आते हैं। बीच में ये आपको क्या करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। इवन एक बार क्या हुआ कि एक बालक आया मेरे पास कि जी मेरा लेक्चरर निकल गया और इंग्लिश में मेरा क्या है, थोड़ा इंटरव्यू लो। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही बैठा तो मैंने कहा, पहले नाम वाम पूछा। मैंने कहा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता है? उसने कहा शेक्सपियर। मैंने कहा शेक्सपियर को नहीं कहा जाता, जॉफ्रे चौसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देखो पहला मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा। उससे पहले पूछा मैंने कहा कि प्रोज और पोइट्री। उसने कहा पोइट्री पे बड़ी अच्छी कमांड है मेरी। तो मैंने कहा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बताइए कौन है। अब वो क्या कर रहा कि वो नाम कहाँ का ले रहा, अलग ही नाम ले रहा। ठीक है। तो क्या होता कि इससे होता कुछ नहीं है, इससे आपने अपना क्या कर दिया, डाउन कर दिया। क्या पहले ही क्वेश्चन जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि जी मैं एमए हिस्ट्री से हूँ, क्या हूँ, और मैंने पूछा आपसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, और आपने कहा कि जी पता नहीं किसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर मैंने कहा इतिहास मतलब क्या होता है? ऐसा ही हुआ था। ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई आप पढ़ते हैं कि आर्य आए, है ना, वेद लिखे उन्होंने। मैंने कहा वेद मतलब क्या होता है? वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
अब आपने कहा जी पता नहीं। फिर वेद शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है, जिसका मतलब जानना होता है। क्या होता है? विद्वान। विद्वान मतलब विद से बना है ना, वेद मतलब विद से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रहार करके मैं क्या करूंगा, आपको क्या करने का कोशिश करूंगा, ये इससे आपका पर्सनैलिटी चेक नहीं होती है। बाद में जब आपको सिचुएशन दी जाती है, वहां से वो मेन क्वेश्चन होते हैं। जब आपको बोला जाता है कि आप यहाँ के परगना अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, आप क्या करेंगे, ठीक है ना, मेन वो होते हैं। लेकिन आप पहले ही आप क्या हो गए, क्योंकि उत्तर दे नहीं पाए, निरुत्तर हो गए, तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है ना। तो भौतिक भूगोल का जनक, जैसे आपसे पूछा मैंने आप क्या है, आपने कहा ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी कर रखा है मैंने। आपकी सबसे अच्छी पकड़ किस पे? आपने कहा फिजिकल ज्योग्राफी पे। मेरा पापा कौन है फिजिकल ज्योग्राफी? आप नहीं बता पाए तो गड़बड़ हो गया। पोलिडोनियस कौन है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्लो शावर। भूगणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? थेल्स और एनेक्सिमेंडर। क्षेत्रीय भूगोल का जनक कौन है? कार्ल लिटर। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। ये स्ट्रैबो आप कहां और पढ़ेंगे? हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे स्ट्रैबो, है ना। वातावरणवाद के प्रणेता कौन है? हेरोडोटस, जो इतिहास के भी पिता हैं। प्रादेशिक भूगोल का प्रथम अध्ययनकर्ता कौन है? हर्बर्टसन। मॉडल संकल्पना का जनक कौन है? पीटर हैगेट। ये रटने वाली चीजें हैं दरअसल, क्या है। आगे बढ़ो भाई, पहला दिन आपको रटवा देते हैं। अब फिर बोलेगा महत्वपूर्ण सिद्धांत किस किसने दिए? महत्वपूर्ण सिद्धांत किस किसने दिए आपसे पूछेगा। नवनियतिवाद, स्टार बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ वहां से। कौन है उसके प्रतिपादक? आंसर जी टेलर। इसमें सोचना थोड़ा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें बस आपने याद किया नवनियति, क्योंकि आपसे वो ये नहीं पूछ रहा कि नवनियतिवाद क्या है, ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा नवनियतिवाद का प्रतिपादक कौन है। अब आप नहीं जानते कि नवनियतिवाद में क्या लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको पता है कि उसका कौन है? जी टेलर। इतने में काम हो जाएगा। अगला, श्रेष्ठतम की अतिजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी? आंसर चार्ल्स डार्विन। ये तो पढ़ा है साइंस वालों ने। अब जो जिनका साइंस नहीं होगा उन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा। वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा, और वही जातियां, मतलब वही प्रजातियां सरवाइव करती हैं जो फिट होती हैं। और ये डार्विन का ये सिद्धांत किस पर लगता है? इस क्षेत्र में भी लगता है कंपटीशन में। वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा, जो अनफिट होगा वो जब यहां से जाएगा बोलेगा बेकार है, स्टूटी बेकार है। क्यों? क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं पाएगा। दोष किसको देगा? किसको देता है दोष? मानव की प्रवृत्ति है ना, अपने पे नहीं लेता है दोष। मेरे पैर पे की कांटा चुभ गया, जैसे कांटा खुद आया हो और पैर पे क्या हुआ हो, ये नहीं बोलेगा कि मेरा पैर कांटे पर पड़ा, मेरे पैर पे कांटा चुभ गया। कि भाई इससे क्या पता चलता है मनुष्य किसको दोष दे रहा है? कांटे को, है ना। देख के चलो, या अपने पैरों को इतना मजबूत बनाओ कि पत्थर भी आए तो क्या चूरा बनते हुए, क्या पीस कर, मतलब ऐसे कर दिया तो बस रेत ही निकले। यानी जहां जहां से आप गुजरो लोग ट्रॉली लेके निकले, है ना, और रेत इकट्ठी करते हुए चले, या उसका डस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन। नियतिवाद हम्बोल्ट और रिटर। हम्बोल्ट और संभववाद के जनक कौन है? विडाल डी ला ब्लाश। मैंने कहा आपका सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी, आप एज ए जीएस पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? ये क्या कहता है इससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल, और ना ही इतना टाइम वेस्ट कीजिएगा। सिर्फ क्या कीजिएगा कि नियतिवाद, जैसे ही नाम आया हम्बोल्ट और रिटर, ये आंसर है हमारा। एक नंबर आपने क्या कर लिया? गेन कर लिया। संभववाद के जनक विडाल डी ला ब्लाश। पर्यावरण नियतिवाद रेडजेल। रुको और जाओ नियतिवाद ग्रिफिथ टेलर। सक्रियतावाद ब्रूज। जलवायु वर्गीकरण कोपेन, ये फिर इंपॉर्टेंट है बहुत। कोपेन और थॉर्नथ्वेट, जब भी दो नाम मिलेंगे सम्मानित नाम, आपने बोलना जलवायु वर्गीकरण दिया इन्होंने। क्या दिया? तो मेंस में बनेगा आपका क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण या थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, है ना। मात्रात्मक क्रांति हैगेट और चॉर्ले। व्यवहारिक क्रांति किर्क और वॉलपर्ट। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा? ये आईएएस का क्वेश्चन है। वर्तमान भूत की कुंजी है, चाबी है। आंसर हटन, जेम्स हटन मेरे ख्याल से पूरा नाम। कृषि क्षेत्र प्रादेशिकरण विट्सले। कृषि क्षेत्र प्रादेशिकरण विट्सले।
स्थानीयकरण त्रिकोण वेबर। अब ये आपने ना त्रिकोण पढ़ लिया, ट्राइंगल है दरअसल। वेबर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी देते हैं। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत देते हैं। वेबर बताते हैं उद्योग कहां पे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जिस जमाने में वेबर है उस जमाने में परिवहन लागत सबसे इंपॉर्टेंट है। परिवहन लागत समझते हैं भाई, जैसे आपको लोहा बनाना है, अब आपको क्या चाहिए, कोयला चाहिए। क्या चाहिए, कोयला। और आपको क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए। अब आपने क्या कर दिया कि ऋषिकेश में फैक्ट्री लगा दी, किसकी, है बडोनी आयरन एंड स्टील कंपनी। जैसे टिस्को थी ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वैसे बडोनी आयरन एंड स्टील कंपनी, बिस्को, इन्होंने लगा दी यहाँ बिस्को। क्या लगा दी, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कारण कि कोयला वहां से मंगाना पड़ेगा, आयरन ओर वहां से मंगाना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ बनाएंगे, लोहे का स्टील बनाएंगे। और वो स्टील क्या होगा, बहुत महंगा होगा। क्यों, परिवहन लागत लग गई। फिर कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल की उपलब्धता। तो उन्होंने कहा है, मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, बाजार, मार्केट कहां पर होना, मतलब मार्केट कितनी दूर है, इंडस्ट्री कहां पे लगनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिए, कुछ ट्राइंगल दिए। इसलिए बोल रहे हैं स्थानीयकरण त्रिकोण किसने दिया। यहीं पर आपने लिखना है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी आती है, किसकी, वेबर की। किसकी, ठीक है। ऐसे ही एक कृषि में भी है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, किसका, रेडजेल का भी आता है। वो रेडजेल आ गया क्या, नहीं नहीं सॉरी, विट्सले का। विट्सले कृषि क्षेत्र का प्रादेशिकरण की बात करते हैं ना, तो विट्सले ने दिया। और एक और आता है, अभी बता दूंगा जैसे याद आएगा। स्थानीयकरण त्रिकोण हो गया। ऐसे ही अधिकतम राजस्व सिद्धांत, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू को, उसके बारे में किसने कहा, आंसर लॉश। सन्नगर यानी कन्वर्जेशन, आंसर गैडेस। अगला मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया, आंसर गॉटमैन ने। मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया, भू आकृतिक चक्र किसने दिया, डेविस। डेविस और पेंक जब आएंगे नाम, तो ये मैंने आपको कई बार इनका नाम लेता हूं। मैं बताता हूं कि कोई स्थल अगर उठ गया तो इरोजन होगा। पेनी प्लेन जब तक नहीं बन जाता तब तक क्या होता रहेगा, उसमें प्रक्रिया चलती रहेगी। तो पेडी प्लेन चक्र, भूआकृतिक चक्र डेविस, और पेडी प्लेनेशन चक्र किसने दिया, एलसी किंग ने दिया। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, जेम्स हॉल और डाना ने दिया। सागर नितल प्रसारण सिद्धांत किसने दिया, हैरी हैश ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं आपके, सागर नितल प्रसारण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में किसने बताया, हैरी हैश ने बताया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किया है कि कॉन्टिनेंट्स ने, जो कॉन्टिनेंट आज आपको दिखाई दे रहे हैं वो पहले कहां थे, वो यहां पर नहीं थे जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सारा का सारा जो कॉन्टिनेंट था वो एक भूखंड था, वो पृथ्वी के नीचे था। उसका नाम क्या रखा उन्होंने, पेंजिया रखा। ऊपर पूरा पानी पानी था, उसका नाम पेंथलासा रखा। ऐसी थ्योरी जो देंगे वो कौन देंगे, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर देंगे। कौन देंगे, वेगनर महोदय लिखा जाता है ज्योग्राफी में। क्या लिखा था, उन्हें सम्मान दिया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत किसने दिया, हैरी हैश ने दिया। हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी किसने दी, आंसर मैकाइंडर ने दी, ठीक है। मैकाइंडर के बाद फिर स्पाइकमैन भी हुआ एक, उसने भी अपना सिद्धांत दिया। तो क्या करना है, हल्का हल्का जिन जिन पर कम से कम स्टार हैं उनको याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ये मैं भी जानता हूं कि याद करने में क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जिन पर स्टार है इसका मतलब क्वेश्चन बन चुके हैं। और अगर वो बन चुके हैं तो दोबारा संभावना है। अगर यूपीएससी बना चुकी है तो उसको क्या करेगी, लोक सेवा आयोग पूछेगी। जेस पीरियोड्स नामक जो रचना है वो किसकी है, हिकैटियस की है, भूगोल के पिता रहे हैं। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था, हेरोडोटस ने। कमाल की बात है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस है। और लॉन्गिट्यूड सबसे पहले किसने खींचा, इतिहास के पिता ने खींचा। किसने, हेरोडोटस। किसने खींचा, हेरोडोटस ने। भूभौतिकी यानी जियोडेसी के जनक कौन है, आंसर इरेटोस्थनीज। यह सर्वप्रथम विषुवत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किया था इन्होंने। क्या किया था, 0 डिग्री इक्वेटर की लंबाई जानने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, आंसर इरेटोस्थनीज, है ना। और कितनी है,
जीरो डिग्री इक्वेटर की कुल लंबाई कितनी है? क्या बताया था मैंने? अब पलटो किताब, दिमाग में मत रखना, नाराज हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ तो यही है ना, विषुवत रेखा की लंबाई जानने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आंसर इराटोस्थनीज ने। और विषुवत रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर 40,075 किलोमीटर। ठीक है। अगला, 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई थी? यूनानी विद्वान टॉलमी, पी से स्टार्ट होती इनकी स्पेलिंग है, पी साइलेंट होता, पटोलमी मत बोल देना, टॉलमी। बड़े भूगोलवेता थे। इन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि इनके लेखों से प्रेरित हुए लोग 14वीं 15वीं शताब्दी में जहाज बनाए और चल पड़े क्या? अनजान भूमि की खोज में। ठीक है। और हमारे जो ग्रंथों में क्या लिखा हुआ था? समुद्री यात्रा करना पाप है, वरना आप आज यहाँ तैयारी नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा नहीं लिखा होता, कुछ कारण थे लिखने के, गलत वो भी नहीं थे। हमने कहीं नहीं झांका इधर उधर, हम अपने देश में रहे। इन लोगों ने ढूंढा, कोई अमेरिका ढूंढ रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया ढूंढ रहा, कोई न्यूजीलैंड ढूंढ रहा, न्यू सीलैंड ढूंढ रहा, कोई साउथ अमेरिका की तरफ जा रहा, और फिर इन्होंने उपनिवेश बनाए, वहाँ का शोषण किया, दोहन किया, अपने आप को समृद्ध किया, है ना। चलो जी, नेचुरल हिस्टोरिया नेचुरलिया किसने लिखी है? आंसर प्लिनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? रोमन इतिहासकार है प्लिनी। यहां से एक क्वेश्चन और बना है, बल्कि कौन सा इतिहासकार अपने देश की स्थिति पर रोता है और कहता है कि मेरे देश का सारा सोना कहां चला गया? भारत चला गया। इतना व्यापार था भारत का, भारत से क्या जा रहा है? मलमल जा रही है। मलमल समझते हो? कपड़ा होता है, अंगूठी से निकल जाता पूरा थान, इतना बारीक कपड़ा। और प्लिनी रोता है कि मेरे देश का सारा सोना मेरे देश का सारा सोना कहां चला गया? भारत चला गया। और भारत से क्या आया? इतना महीन कपड़ा आया जिसे रोमन स्त्रियों ने, और खासकर उच्च परिवार की स्त्रियों ने क्या किया? पसंद किया बहुत, और नैतिकता को खतरा हो गया रोम की। यानी कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं। किसके लिए? कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं। अगर शरीर दिख रहा है तो उस कपड़े का कोई महत्व नहीं है। अगर शरीर क्या है? पूरा दिख रहा है, तो उस कपड़े का क्या नहीं है? महत्व नहीं है। इसलिए उसने कहा कि नैतिकता को खतरा हो गया। तो यहां से क्वेश्चन बना, वो इतिहासकार कौन है? रोमन इतिहासकार। आंसर प्लिनी। कौन है? प्लिनी। किताबुल हिंद, ये तो अभी हमने पढ़ा, हाल ही में, कल ही परसों में पढ़ा। किताबुल हिंद किसने लिखी? आंसर अल बरूनी ने लिखी, है ना। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, तारीख हिंद, अलग अलग नामों से जानते हैं इसी किताब को। किसने लिखी? अल बरूनी ने। 1030 किसका समय है? बस हो गया। फिर जब क्या हो गया तो इसका मतलब ध्यान नहीं है। मानसून की सामयिक प्रकृति पर सर्वप्रथम, मानसून की सामयिक प्रकृति पर सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने विचार किया था? आंसर अरबों ने। मैंने बताया था मानसून की खोज किसने की? हिप्पालुस ने की। मानसून किस भाषा का शब्द है? आंसर अरबी भाषा का शब्द है, ये बताया था। पहले ये काम कर दिया करो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो पहले ये काम करो। बहुत बढ़िया बुक है भाई, आपका पीसीएस निकल जाएगा इससे, है ना। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले। किसने बनाया था? भारत का मानचित्र बोल रहे हैं हम, अगर विश्व का मानचित्र बोल रहे हैं तब किसने बनाया था? एनेक्सिमेंडर। और विश्व ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम। भारत का मानचित्र किसने बनाया? मैप किसने बनाया भारत का? एनविले। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? टॉलमी, भूगोलवेता था, ज्योग्राफिया, है ना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? आंसर 1769। किसका काल था? ये देखना आपने, भारत में किसका काल था, यानी कौन था उस समय? कौन? गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कौन था, ये देखना आपने। मेजर जनरल रेनेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? और इनके नाम से एक धारा भी है, महासागरीय धारा, रेनेल की धारा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेनेल करंट, ओशनिक करंट है। जलयानों एवं समुद्री यातायात के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? मर्केटर प्रक्षेप का। प्रक्षेप बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। चेक करना जरा, प्रक्षेप को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं।
मर्केटर प्रक्षेप का। एनालेमा किसकी रचना है? आंसर क्लॉडियस टॉलेमी की। एनालेमा किसकी रचना है? आंसर क्लॉडियस टॉलेमी की। आगे हल्का हल्का जानकार, बहुत अंदर नहीं जाना। इन्होंने तो बहुत कुछ लिखा निश्चयवाद वालों ने, क्या क्या लिखा आप सोच भी नहीं सकते। आपने सिर्फ इतना जानना है कि डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, डिटर्मिनेशन बोलते हैं ना आप, डिटर्मिनेशन से बना है डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन है फिलॉसफी। इसके जो लोग हैं, इसको मानने वाले जो लोग हैं, वो मानते हैं कि प्राकृतिक शक्तियां ज्यादा क्या हैं? ताकतवर हैं भाई। मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करना ही क्या है? निश्चयवाद है, डिटर्मिनिज्म। और संभववाद क्या है? पॉसिबिलिज्म क्या है? अब आ गया इंग्लिश में। पॉसिबिलिज्म क्या है? वो कहते हैं प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन है, जिसके अनुसार मानव अपना कल्याण स्वयं अपने कार्यों द्वारा कर सकता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। कई जगहों पर लगता भी है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है ना। तब तक पता चलता है कि एक भूकंप आया और सबका सब एक उल्का पिंड गिरा और सब क्या, कुछ भी बना लो, सब यहीं रह जाना है ना। तो फिर काम क्यों करना? हम क्यों कर रहे थे यार? जब सब यहीं रह जाना है, क्यों कर रहे हैं फिर? तो आज अकेले में बैठिए, एनालिसिस कीजिए, है ना, समझ में आ जाएगा क्यों करना है। चलो जी आगे। संभाव्यतावाद, प्रोबेबिलिज्म, प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी से बना है। प्रोबेबिलिज्म क्या है? निश्चितता को असंभव मानकर संभवता को विश्वास एवं क्रिया संचालन का आधार मानने वाला दर्शन। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? ये 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होती है? मतलब इसकी विशेषता ही यही है। एक बालक था, लेक्चरर में निकला और उसका इंटरव्यू चल रहा था यही आयोग में, और उससे पूछा गया प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी में बड़ा गजब का होल्ड था उसका, और उसने आंसर दिया, सही आंसर दिया, सही आंसर दिया। लेकिन जो सामने एक्सपर्ट था उसने कहा नहीं नहीं, इसकी तो इतनी आ रही है, कुछ ऐसा करके दिया आंसर की जो 1 से ज्यादा आ रही थी। उसने कहा नहीं सर, प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा होती नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है 0 से 1 के बीच में होती है। भिड़ गया जिसको बोलते हैं। अरे भैया भिड़ना नहीं है वहां पर। आपका जो क्या है, आपका जो सिलेक्शन है वो उनके हाथों में, बड़े सम्मान के साथ, बड़े अपने आप को नीचे दिखाकर, क्या हो सकता है वो चेक कर रहा था कि देखें जरा, और आपने उसको डिग्रेड कर दिया वहां पर, और डिग्रेड कर दिया, और सारे जितने बोर्ड मेंबर हैं सब उसकी तरफ देखने लगे, एक्सपर्ट की, भाई तुम्हें बुला रखा हमने मैथ्स के लिए और तुम ही क्या कर रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो। अब वो क्यों कर, हो सकता है गलती हो गई हो उससे भी, 3/2 करके या 1 कुछ, मतलब 3/2 करके आंसर दे रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो बड़े विनम्र भाव से क्या करना चाहिए था कि नहीं नहीं, मतलब बताना चाहिए था कि सर वैसे तो मैं अज्ञानी हूं, मगर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, आप सही हैं लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब थोड़ा कैसा भाव, समझ रहे, विनम्रता। आप भिड़ गए, बाहर आया बालक, ऐसा ऐसा हो गया, गया तू, नहीं हुआ सिलेक्शन उसका। होता है कई बार ऐसा, है ना। पूछते हैं वो पहले किस पर कमांड है, इंटरव्यू को अपने पक्ष में करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो समय नहीं देते, समय देते हैं। दूसरी बालिका थी, योगा गोल्ड मेडलिस्ट, योग में क्या थी, MA योगा गोल्ड मेडलिस्ट। उससे पूछा आपकी कमांड किस पर है, उसने कहा योग पर है, और उससे योग पर प्रश्न पूछे गए, उसने बहुत अच्छे उत्तर दिए, सेलेक्ट हो गई, है ना। ऐसा होता है। कहाँ गए भाई? संभाव्यतावाद, प्रोबेबिलिज्म। प्रोबेबिलिज्म निश्चितता को असंभव मानकर संभवता के विश्वास एवं क्रिया संचालन का आधार मानने वाला दर्शन। OH स्पेट महोदय को उसका प्रयोग संभववाद के बजाय अधिक उपयुक्त बताया। नवनिश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण के बजाय प्रभाव बतलाने वाला दर्शन। पूर्ण नियंत्रण नहीं है, प्रभाव है। ये कौन बोलता है? नवनिश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। अब सुनने में बड़ा बकवास लग रहा होगा, जब प्रश्न दिखेगा किसी बड़े पेपर में तब समझ में आएगा कि यार ये पढ़ लेते, अगर हम नियंत्रण के बजाय प्रभाव, तो 1 नंबर सही हो जाता, है ना।
रुको और जाओ, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ। अगला क्रियात्मक संभववाद, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। डॉक्टर टैथम के नव निश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया गया। फिर दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति, हर एक एस्पिरेंट एक्सपर्ट बनना चाहता है। एक्सपर्ट नहीं बनना है भाई। इन विद्वानों के साथ हम नहीं टकरा सकते, टैथम के साथ। टैथम ने कहां तक अपना पूरा जीवन निकाला होगा इसे सोचने के लिए, और हम चाह रहे हैं कि एक लेक्चर में क्या हो जाए, न क्रियात्मक संभववाद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इतना जानना काफी है। आज पहला दिन है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कि क्रियात्मक संभववाद को प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म कहा जाता है, और उससे संबंधित जो व्यक्ति हो डॉक्टर टैथम है, और उन्होंने नव निश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। इतना काफी है। कंपटीशन इतना ही मांग रहा है आपसे। ज्यादा घुसोगे विद्वान हो जाओगे, और विद्वान कंपटीशन नहीं निकालते। एक्सपर्ट जो होते हैं वो क्या, जर्नलिस्ट जो लोग होते हैं वो कंपटीशन निकालते हैं। आगे दिखाइए भाई, और क्या है। वापस आओ, वापस आइए। मुझे वो ना वो वाली दिखाइए पहले। अच्छा कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। एनविले हो गया, फिर थोड़ा मुझे छोटा करके दिखाइए तो। या मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, आज इतना ही करते हैं, स्टार्टिंग के लिए काफी है, ठीक है।